साथियों नमस्कार। आज जो परिचर्चा होने जा रही है उस परिचर्चा का विषय है वैज्ञानिक सोच और उसकी आवश्यकता। इस परिचर्चा में दो साथी भाग लेने जा रहे हैं। वो हैं डॉक्टर के.बी. बंसोड़े जी और चिकित्सक हैं छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक बोर्ड में, और दूसरे जो साथी हैं वो हैं विश्वास मेश्राम, जो कि छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और मैं हूं संजीव खुदसा। तो आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। जैसा कि वैज्ञानिक सोच और उसकी आवश्यकता की बात अगर हम करते हैं तो हमारा जो परिवेश है, हमारा जो ये भारतीय जो परिवेश है, इसमें विज्ञान को लेकर के इतिहास ये बताता है कि चारवाक से लेकर के उसके पहले भी बहुत ज्यादा इस पर काम होता रहा है और कोशिशें ये लगातार की जाती रही है कि किस तरह से एक विज्ञान के सोच की तरफ व्यक्ति आगे बढ़े। और मानव जीवन की सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो विज्ञान की ओर जा रहा है, वो जो काम कर रहा है वो साइंस के साथ है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर के.बी. बंसोड़े जी के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो भारतीय परिवेश है उसमें विज्ञान को लेकर के कैसी अवधारणा है, विज्ञान को लेकर के क्या सोच लोग जो है रखते हैं हमारे इस समाज के परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, हमारा भारत देश जो है वो एक विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य का विशाल एक देश है जिसमें विभिन्न भाषाएं रहती, विभिन्न है, और करीब करीब लगभग हमारा 5000 साल का एक इतिहास है और बहुत समृद्धशाली इतिहास है, जिसमें मानव का जो सांस्कृतिक है विकास हुआ है, आर्थिक राजनीतिक विकास हुआ है, वो एक बहुत विशाल पैमाने पे हुआ है। तो इन सब समय में अगर हम देखें कि लगातार विभिन्न कालखंडों से लेकर आज वर्तमान समय तक समाज ने बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार किया है, बहुत सारी चीजों का नवीन आविष्कार किया है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, ऐसे ही हुआ करता था कि हमारे देश में रेशम का उत्पादन होता था और रेशम के इतने महीन कपड़े बनते थे जो कोई विदेशों में जाते थे। तो इस तरह से हमारे देश का विशाल समृद्धशाली इतिहास है। इसमें हम लोगों ने विज्ञान का भी विकास किया है, लेकिन समय हम देखें कि मानव के विकास जो हुआ है उसमें हमेशा अलग अलग कालखंडों में भी कई तरह की विचारधाराएं काम करती रही है। पहले जो शुरुआती दौर था उस समय ये समझा जाता था कि हम लोग जो है जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, मानव जो कुछ भी कार्य करता है या मानव का समूह जो कुछ भी कार्य करता है, उसके लिए कोई न कोई एक तीसरी शक्ति भी जिम्मेदार है और वो उसको संचालित करती हुई होती है, जिसको हम लोग अभी हम कह सकते हैं कि आध्यात्मवाद। तो आध्यात्मवाद का जो चिंतन है वो इसी तरह से था, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर बाकी और आगे विकसित होता गया। तो इस तरह से समाज में हमेशा, अगर मैं बहुत शॉर्ट में कहूं, तो दो तरह की विचारधाराएं रही हैं। एक है वैज्ञानिक विचारधारा, भौतिकवादी विचारधारा जिसको हम कह सकते हैं। दूसरी विचारधारा है जो आध्यात्मवादी विचारधारा है, और तीसरी एक छद्म विज्ञान वाली विचारधारा भी हम ये कह सकते हैं कि जिसमें विज्ञान का सहारा लेकर के छद्म तरीके से चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। हमारे विज्ञान का आविष्कार तो हो भी रहा है और लोग उसका प्रयास कर भी रहे हैं। उन सब चीजों का, भौतिकवादी साधनों का इस्तेमाल भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ हम जो देखते हैं कि अंधविश्वास जो है कई तरह का, या कोई और अधिभौतिकवादी शक्ति जो संचालित करती है, वो ये सब कारणों के पीछे भी जिम्मेदार होती है। इसलिए लोग अभी भी अपन ने देखा है कि अपनी दुकानों में नींबू और मिर्च लगा करके समझते हैं कि इससे बुरी शक्तियां नहीं आएगी, या इस तरह के कई तरह के अंधविश्वास हमारे समय में काम करते हैं। एक तो ये बात हो रही है। दूसरी तरफ हमारे ही समाज में कुछ लोग जानबूझ करके इस तरह से अंधविश्वास फैलाते हैं जिससे कि वो आम आदमी जो है उससे भ्रमित हो जाता है और जो वैज्ञानिक विचारधारा है वो पनप नहीं पाती है। इसकी वजह यह होती है कि अशिक्षा। अगर मैं एक उदाहरण देके आपसे एक बात कहूं कि हमारे गांव का आदिवासी समाज का एक व्यक्ति जब वो बीमार हो जाता है, उसका बच्चा बीमार हो जाता है, तब वो क्या होता है कि ऐसे तंत्र मंत्र टोटके और या जादू टोने का इस्तेमाल करता, इलाज करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है, संसाधन नहीं है, और उसकी मान्यता वही है। उनको सदियों से यही समझ में आया कि यही करना चाहिए और इससे, इस उपचार से वो उसका बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं आदिवासी भाइयों के बीच में से कई सारे लोग, हम जैसे लोग उठ करके जब शहर में आते हैं तो हम फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करके फिर ठीक होने की कोशिश करते हैं, और वो झाड़ फूक या इस तरह की चीजों को हम लोग मिनिमाइज कर देते। तो शिक्षा एक बड़ी चीज होती है, और इस तरह से हम लोग फिर ये द्वंद्व बना रहता है। मेरा ये कहना चाहता हूं कि ये समाज में द्वंद्व बना रहता है जिसमें कि हमेशा ही अवैज्ञानिक विचारधारा
और वैज्ञानिक विचारधारा दोनों के बीच में कार्य होता है, संतुलन भी बनता है, उसका असर भी होता है और इस तरह से समाज का चलता रहता है। मेहराम साहब, जैसा कि आप काफी समय से विज्ञान सभा को लेकर के आप काम कर रहे हैं और काफी फील्ड में आपने काम किया है, तो जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट समाज में फैलाने के लिए आप काम करते हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ अपने अनुभवों को बताइए कि क्या दिक्कतें आती हैं। अगर किसी को आप विज्ञान का पक्ष बताते हैं, किसी को बताते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो अंधविश्वास है और उसको आप छोड़िए, आप विज्ञान की तरफ जाइए, तो क्या आपको उसका रिप्लाई मिलता है और क्या दिक्कतें आपको आती हैं? धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वैज्ञानिक सोच क्या है जी, जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वो क्या चीज है। चीजों को, हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं उनको तह तक जाकर समझने की कोशिश करना, और समझने के साधन क्या है, हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। हमारे पास पूर्व से अर्जित जो ज्ञान है उसके आधार पर हम चीजों का परीक्षण करते हैं। वैज्ञानिक सोच का मतलब है चीजों पर सवाल उठाना। जितने हम सवाल उठाते जाते हैं और उनके उत्तरों को खोजते जाते हैं, उतना हमारा ज्ञान स्पष्ट होते जाता है। देखिए, सत्य जो है कभी भी स्थायी नहीं होता, सत्य निरंतर बदलता रहता है। पहली वाली पीढ़ी के लिए जो चीजें सत्य थी, आज वो जरूरी नहीं है कि वही सत्य हो। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो वो उस जमाने का सत्य था, और उसके आधार पर हमने कितनी सारी खोजें की, है ना। पूरे ब्रह्मांड की कल्पना हमने न्यूटन के सिद्धांतों के आधार पर की। लेकिन आइंस्टीन आए और उन्होंने कहा कि उससे आगे भी हम ब्रह्मांड को खोज सकते हैं। न्यूटन के सिद्धांत पे जो कमियां थी उनको आइंस्टीन ने दूर किया, और आइंस्टीन के जो सापेक्षता के सिद्धांत हैं उसमें जो कमियां हैं उसको आज के वैज्ञानिक दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह हम विज्ञान में पाते हैं कि सत्य निरंतर परिवर्तनशील है, और ये सारी चीजों के लिए है। बहता हुआ पानी, चलती हुई हवा, हमारे आसपास का पर्यावरण और हम खुद, हम सब बदल रहे हैं। प्रयास करते रहें कि हम सत्य के नजदीक से नजदीक पहुंच सके। सवालों के उत्तर देना विज्ञान है, तो उत्तरों पर प्रश्न उठाना भी विज्ञान है। हमको जो भी उत्तर दिए जाते हैं उन पे सवाल जरूर उठाना चाहिए। और इसी तरह मनुष्य जाति का, पूरी दुनिया भर में मनुष्य जाति ने अपनी उन्नति की है तो सवालों के जवाब खोजकर और जवाबों पर सवाल उठाकर। उसने आग जलाना सीखा, उसने पहिया बनाना सीखा, और आज मंगल तक हमने रोवर्स भेज दिए हैं, वहां खोज जारी है। विज्ञान को लेकर के एक लोगों में असमंजस की स्थिति है कि पहले भी कहा कि लोगों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो विज्ञान सम्मत है। तो जो तर्कशास्त्री होते हैं उनका यही फर्ज होता है कि वो एक दूसरा पहलू बताएं। मैं डॉक्टर बंसोड़े जी के पास में फिर से जाना चाहता हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या करें हम समाज में, समाज के लोगों के साथ ऐसा क्या हम जानकारी पहुंचाएं कि हम उनको एक विज्ञान सम्मत समाज में ला सकें। जी। संजीव जी, क्या है, हमारा जो ज्ञान है वो इस तरह से विकसित होता है कि जो परंपरागत रूप से, जैसे अगर हम एक उदाहरण देके बोले कि एक बच्चा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, उसके पास कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं होती है। फिर वो समाज में आकर के, इस धरती पे आकर के बहुत सारी चीजों को सीखता है, और परंपरागत रूप से जो चीजें चली आती है उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करके वो अपना विकास करता है। और फिर जब स्कूल कॉलेज में जाता है, पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, फिर वो और भी आगे चीजें बढ़ती जाती है और उसकी समझदारी का स्तर आगे बढ़ता जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के बच्चे जो हैं वो और भी ज्यादा आगे की सोच पाते हैं। तो इस तरह से समाज में चलता रहता है कि जो विचार चले आ रहे हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में, है ना, सभी दूर पे एक जो विचार चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से पारिवारिक विचार भी बोल सकते हैं, सामाजिक विचार भी चला आ रहा है कि ऐसा ही करते रहना चाहिए। हमको ये समाज में अगर परिवर्तन आना है, बहुत सारी चीजें परंपरागत रूप से चली आ रही, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है। देखिए, मैं यहाँ पे इस बात में ये भी कहना चाहता हूँ कि विज्ञान का मानने वाला भी आदमी अंधविश्वासी हो सकता है। विज्ञान पढ़ा हुआ, चाहे चिकित्सक हो चाहे वैज्ञानिक हो, क्योंकि उसने केवल पढ़ाई की हुई होती है, वो उस पर सोचता नहीं गहराई से, गंभीरता से, और कि इसमें क्या होता है। सवाल उठाना, जैसे कि अभी
सर ने कहा है, मेश्राम सर ने कहा है कि सवाल उठाना लाजिमी है, तो हमको ये सवाल अपने आप से भी खुद करना पड़ेगा और बच्चों को भी हमको स्कूल कॉलेज में घर के अंदर भी ये सिखाना पड़ेगा कि सवाल करो, आप जानो कि ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर हम ताबीज पहनते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं तो एक चिकित्सक हूं, मेरे पास भी आते हैं कई सारे मेरे मरीज, तब मैं इस तरह की बात करता हूं उनसे, तो वो बहुत सारे सवालों को, अंगूठी पहनते हैं या ताबीज पहनते हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्यों कर रहे हो आप। मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस पे सवाल करो आप, इससे होता है क्या कुछ, अगर होता है तो किस हद तक होता है। तो कई बार कॉम्प्रोमाइजिंगली वो जवाब दे देते हैं कि सर इससे कितना क्या होता है पता नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, चूंकि हमारे माँ ने कहा है, पिताजी ने कहा है, या पारंपरिक रूप से हम चला आ रहा है, कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा है कि जब ये सवाल करने से फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति में भी सवाल की इच्छा जागृत होती है, ठीक है ना, और वो फिर वो धीरे धीरे बदलाव लाता है, फिर वो कुछ किताबें पढ़ेगा, कुछ और सवाल करेगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा करने से क्या होता है ना। हर चीज का सवाल का जवाब हम उनको वैज्ञानिक तरीके से समझाएं और अच्छे अध्ययन के तरफ प्रेरित करें तो समाज में बदलाव आएगा। और जैसे कि नींबू मिर्ची का उदाहरण देकर के हमने कहा है कि नींबू एक है ना, नींबू मिर्ची टांग देने से उसको लगता है कि ग्राहक मेरे पास ज्यादा आएंगे और शैतान की बुरी नजर उस पर नहीं लगेगी। ये बात सही है कि बिल्कुल सोच समझ करके उसके बारे में प्रयास करना पड़ेगा। मैं अब मेश्राम सर की तरफ जा रहा हूं, और जैसे कि अक्सर हम ये मानते हैं, जो भी ज्यादातर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो ये मानते हैं कि डायन प्रथा अंधविश्वास है या झाड़ फूक करना अंधविश्वास है, लेकिन उसी अगर परिप्रेक्ष्य में आप उसी के बरक्स आप देखते हैं तो ये बताइए मेश्राम सर, चूंकि आप काफी समय काम करते रहे हैं अंधविश्वास को लेकर के, तो जो हमारा लोअर मिडिल क्लास का जो अंधविश्वास है तो उस पे ही लोग फोकस कर पाते हैं। विज्ञान का लेना देना नहीं है इसमें जी। ये भ्रम है कि विज्ञान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। ये तो हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं जिन्होंने इस तरह की सोच को बनाया है। अब जिसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है वो तो सबसे पहले रोटी ढूंढेगा, उसके बाद आपके साथ विज्ञान की बात करेगा। तो जो भौतिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना पहली जरूरत है, और विज्ञान ने यही तो किया है कि लोगों का जीवन कैसे खुशहाल हो, इस दिशा में काम किया है हमारे वैज्ञानिकों ने। जब देखिए हम भारत का इतिहास देखते हैं, कितने अकाल हुए यहां। अकाल जो थे वो प्रबंधन की असफलता को दिखाते थे। मतलब ऐसा भी नहीं था कि अनाज बिल्कुल नहीं थे, अनाज था, उनका प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा था, इस कारण लोग मारे गए। लेकिन इसके बावजूद कि सूखा था, फसल कम हुई, और फिर इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया तो हरित क्रांति हुई और अनाज का प्रचुर उत्पादन हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमको इस क्राइटेरिया में देखने के बजाय कि एक एलिट क्लास है और एक सामान्य जन है, हमको तो ये देखना है कि हमारा जो सामान्य जन है वो कैसे विज्ञान उन्मुख हो, उनमें शिक्षा कैसे आए, और शिक्षा आने के साथ साथ जो है वैज्ञानिक शिक्षा हो, उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो देखे, जांचे, परखे। कोई छत्तीसगढ़ी में एक बहुत अच्छा शब्द है परबुधिया, जो दूसरे की बुद्धि पे काम करता है उसको यहां परबुधिया कहते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आजादी का मतलब क्या है? हमारा अपना निर्णय होना चाहिए और हमारा अपना काम होना चाहिए। यही तो आजादी है, यही तो स्वतंत्रता है, और ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। हमारे संविधान में जो राष्ट्रीय कर्तव्य है उनमें यह है कि हर नागरिक, भारत का हर नागरिक वैज्ञानिक सोच अपनाएगा और उसको प्रचारित प्रसारित करेगा, और ये हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों में से शामिल है। तो इसमें हमको बिल्कुल काम करना चाहिए। ये किसी एक शिक्षक बस की जरूरत नहीं है, किसी एक इंजीनियर या किसी एक डॉक्टर की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की। और मैं तो कहता हूं, कैसी वैज्ञानिक सोच! 2500 साल पहले बुद्ध ने इसका जवाब दिया था। लोगों ने पूछा कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं मेरी बात को मानो, कोई दूसरा आता है वो कहता है मेरी बात को मानो, ये सच है, जो मैं कह रहा हूं वो सच है। तो बुद्ध ने कहा मत मानो किसी बात को
इसलिए मत मानो कि उसको बहुत सारे लोग मानते हैं। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो बहुत मोटे मोटे पवित्र ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि उसको मानने के लिए किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी गुरु ने या मैंने कही है, बल्कि किसी बात को तब मानो जब तुम खुद जान लो, खुद परीक्षण करके, तर्कों के आधार पर प्रयोग करके देख लो और तब उसको मानो। यानी जब पहले जानो और तब मानो, ये वैज्ञानिक सोच है। मैंने जो है बहुत सामान्य लोगों में, किसानों में, मजदूरों में जबरदस्त वैज्ञानिक चेतना देखी है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। और ऐसे लोग भी देखे हैं कि यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनके अंदर अवैज्ञानिक चेतना है। वो चीजों को उस तरह से, भले फिजिक्स पढ़ाना एक चीज है, लेकिन उसको तर्कों के आधार पर अपने जीवन में उतारना दूसरी चीज है। हमारा जीवन और इसकी फिलॉसफी, इसका दर्शन, और केवल वो बातों में ना हो, बल्कि जीवन में हमारी बातों और हमारे काम में वो दिखाई दे, तो हम मानेंगे कि वो वैज्ञानिक चेतना है। तो विज्ञान को लेकर के हम जो चर्चा कर रहे हैं कि वैज्ञानिक सोच क्या होती है और उसकी समाज में क्या आवश्यकता है, और इसके लिए जो हम दो साथियों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर के.बी. बंसोड़े साहब और विश्वास मेश्राम साहब, तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ हमारे जो श्रोता हैं तो उनको ये बताइए कि क्या दिक्कतें आती है समझाने में, लोगों को वैज्ञानिक टेम्पर के बारे में बताने में, फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जो पहली प्रॉब्लम है कि मैं सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता हूं, या हमारे विज्ञान सभा के जो कार्यकर्ता हैं वो जितनी जरूरत है उस स्तर तक, उस ग्रॉस रूट लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए। हमारा मैंडेट है कि हम जन जन तक पहुंचे, हम गांव गांव तक पहुंचे, हम सारे लोगों को बताएं कि विज्ञान ये है। विज्ञान क्या है? कोई भी घटना है उसके कारणों की जांच पड़ताल करना विज्ञान है। केवल ये विज्ञान पढ़ने वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, कला के विषय हैं, वाणिज्य और बाकी सारे विषय हैं, उनमें भी ये विज्ञान निहित है। हमारी महिलाएं, आप उनका अनपढ़ है करके अनादर नहीं कर सकते। उनके अंदर एक बहुत बड़ा ज्ञान है। वो इतनी अच्छा खाना बनाती है, वो हेल्थ और हाइजीन को लेकर उनके अंदर इतने, छत्तीसगढ़ के गांव में देखिए कितनी साफ सफाई रहती है। हर घर जो है, मैं बस्तर के क्षेत्र से लेकर मंडला तक रहा, कोरबा के जंगलों में रहा हूं, घर साफ सुथरे दिखते हैं। ये प्रैक्टिस है उनकी हेल्थ और हाइजीन को लेकर। पानी उबाल कर पीने की जो प्रणाली है वो भी बहुत शानदार है। तो इस तरह हम परंपरागत ज्ञान सीखते जा रहे हैं। आइंस्टीन ने बहुत अच्छा कहा था, हमारी जो पुरानी हजारों साल की पीढ़ियों ने इस ज्ञान को एक एक करके संचित किया है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो ये जो है हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाएं, इसका पर्यावरण बेहतर बनाएं, यहाँ के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाएं, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको सुरक्षित रखें, उनको प्रदूषित होने से बचाएं और किसी लालची हाथ में भी जाने से बचाएं। सारी दुनिया के सारे संसाधन सबके लिए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये बात हम विज्ञान की बात करते समय लोगों से कहते हैं और इस दुनिया को बेहतर बनाने की अपील करते हैं। मैं इस बारे में एक बात करना चाहूंगा संजीव जी और मेश्राम साहब। क्या है कि जहां तक सवाल ये आता है कि वैज्ञानिक चेतना का, तो मेरा ये कहना है कि वैज्ञानिक चेतना तो हर एक व्यक्ति में होती ही है, क्या बोलना चाहिए बाई इनहेरिटेंस ही होती है, मतलब बिल्कुल। तो अभी वो कोई ना कोई चीज, जैसे बच्चा जो है वो सीख जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं उदाहरण दे के बताऊं आपको, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने सर्वाइवल के लिए भी बहुत सारा प्रयास करते हैं, जो भौतिकवादी प्रयास है, और वो बहुत नेचुरल है, उसी तरह से जैसे कि अन्य जीवों में होता है। और धीरे धीरे अगर हम ये समझें कि हमारे सोसाइटी में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, गरीब वर्ग से हो, या कि फिर बहुत उच्च पैसे वाले वर्ग का, पर मेरा कहना है कि ये हर एक इंसान में वो चीजें होती है। अब यहाँ क्या होता है कि अक्सर हमारे जो समाज में है,
प्रचलित विचारधारा, इसमें जब संसाधन किसी खास वर्ग को मिल जाते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को एक्वायर्ड कर लेता, बहुत आसानी से मिलती जाती है, और कुछ वर्ग होता है जिनको बहुत तकलीफ से वो सब चीजें मिलती है, तो उनमें उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं और बहुत यानी संघर्ष से वो आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर हम समझें कि गांव में भी परंपरागत रूप से सब सारी चीजें हो रही, समाज में भी, अगर हम शहर में बैठे हुए रायपुर जैसी जगह पे, तो हम देख रहे हैं हमारे आसपास की किस तरह से लोग संपन्न हैं और बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, तो उनकी चेतना का लेवल अलग होता है, ठीक है। और गांव के जो लोग होते हैं उनकी चेतना का लेवल अलग हो सकता है, जंगलों में जो होते हैं उनकी चेतना का लेवल अलग हो सकता है, शिक्षा का स्तर अलग हो सकता है। बावजूद इसके उनमें खुद भी एक वैज्ञानिक विचारधारा होती है, तर्कसंगत विचारधारा होती है। जैसे मान लीजिए अचानक से कोई दुर्घटना हो गई है ना, बस में मान लीजिए बैठे हुए सारे के सारे लोग है ना, और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सभी लोग जुगाड़ ढूंढने लगते, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, ठीक है ना। तो ये जो होता है कि नेचुरल होता है, विज्ञान के बारे में सोच जो है, मेरा कहना है कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो इसको अब सवाल आता है कि बढ़ाने की, और हम किस तरह से स्थापित कर सके। तो जो अवैज्ञानिक विचारधारा, अब क्या होता है कि लोग ये मानने लगते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ, बच गया मैं, और मान लो बीमार हुआ और मैं अस्पताल में जाके ठीक हुआ तो भगवान ने बचा ली, बस यहां पे ये फर्क आता है, और ये उसकी परंपरागत विचारधारा से जुड़ी हुई बात है। या फिर हम ये समझे कि उसको रेक्टिफाई करने की बात करें, काउंटर नहीं, रेक्टिफाई करें कि भाई देखो ऐसा नहीं, ये सीधी बात है कि यदि आप एक्सीडेंट में बच गए, आपने तो खुद प्रयास किया अपने आप को बचाने के लिए जितना कर सकते थे, बस से बाहर आने का, या फिर बस में बैठे हुए एक्सीडेंट हो ही गया, चोट लग गई तो आपको लोगों ने उठा के अस्पताल पहुंचाया, वहां जाकर के फिर आपका इलाज हुआ, उपचार हुआ, और उसके बाद फिर वो आप ठीक हुए। तो एक डॉक्टर की जिम्मेदारी, सामूहिक मानवीय प्रयास, बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने, है ना, जैसे कि आम आदमियों ने उठाया होगा, बाद में एम्बुलेंस से लिटा करके अस्पताल पहुंचाया होगा, वहां फिर डॉक्टरों ने चिकित्सा दिया और फिर वो ठीक हुआ। आज हम यहां बैठे चर्चा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो हमारा मकसद ये है कि हम जन जन तक अपनी बातों को लेके जा सकें और इस समाज में परिवर्तन ला सकें, एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। यही हमारा विचार है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो भी व्यक्ति है इस संसार का, जो भी व्यक्ति जहां भी रहता है, चाहे बहुत गरीब क्षेत्र में रहता हो या समृद्ध क्षेत्र में रहता हो, हर व्यक्ति की अपनी जो सोच होती है उसे ये लगता है कि वो तर्कशील है, वो विज्ञान सम्मत सोच रहा है, उसका जो सोच है वो काफी मतलब परिष्कृत है, ऐसा ये हर व्यक्ति मानता है। लेकिन जब उसका जब सामना होता है दूसरी सच्चाइयों से, तब उसको पता चलता है कि उसको जो उसकी सोच थी वो थोड़ी से अलग थी और ये सही है। नेचुरल जो सोच है वो ये रहती है कि विज्ञान की तरफ हम कैसे जाएं। तो बहुत सारे लोग भटकाए जाते हैं इसी प्रकार से विज्ञान के बजाय अंधविश्वास की ओर, कि इस तरह से धोखा दे करके गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग एक बड़ा बिजनेस जो है चला रहे हैं। तो हमको, हमारे लिए एक सबसे अच्छी बात है जो विज्ञान को लेकर के जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, जो तर्कशील शास्त्री काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है ही है, आपके पास में मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है आपके पास में, और गूगल है, तो आप बहुत सारी चीजें जो आपके कंफ्यूजन में आती है, आपको लगता है कि मुझे इसको जानना है, मुझे इसको समझना है, तो आप गूगल में सर्च करके आप उसके दोनों पहलू, चूंकि गूगल एकदम सही बताएगा ये भी नहीं है, लेकिन वो दोनों पहलू को बताता है, वो दोनों को, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि सही क्या है। तो पहले जो हम छोटे थे, जिस समय गूगल की और इंटरनेट की इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो बहुत मतलब जानकारी किसी से मिलने बहुत कठिन था, मुश्किल था। अगर किसी व्यक्ति से आप जानकारी आप ले रहे हैं कि अंगूठियां अगर पहने हुए हैं बहुत सारे प्रकार की, तो इन अंगूठियों में क्या ताकत है, अगर वो अंगूठी पहना हुआ व्यक्ति है तो वो तो उसके पक्ष में ही बोलेगा। तो इसीलिए सच्चाई जो है उस तरीके से नहीं मिल पाती थी। लेकिन अभी जो वक्त चल रहा है ये बहुत ही अच्छा वक्त, मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव समय चल रहा है, जिस समय की ज्ञान जो है छुपा हुआ नहीं है, जानकारियां जो है छुपी हुई नहीं है, जानकारियां जो है प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं। बस आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो एक मात्र बटन दबाने से आपको वो जानकारी मुहैया हो जाती है और लोगों तक भी आप अपनी जानकारी को फैला सकते हैं। लेकिन इसके साथ में दूसरा भी एक पहलू है, वो ये है कि अंधविश्वास बढ़ाने का भी बहुत बड़ा काम जो है इसी जो सोशल मीडिया है इसका उपयोग करके लोग करते हैं, और तरह तरह के करिश्मे जो हैं उसमें वो दिखाते हैं। मिश्राम साहब, क्या आपकी राय है इस बारे में, बताइए। लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं तो खुद का जीवन भी अच्छा बनाते हैं और अपने परिवार का जीवन भी अच्छा बनाते हैं, अपने आसपास का जो समाज है उसका जीवन भी अच्छा बनाते हैं। तो इसलिए ये विचारधारा जो हमारे वैज्ञानिक सोच जिसको हम कहते हैं
वो तो विस्तारित होनी ही चाहिए। आपने अभी जो कुछ उदाहरण दिए थे उसका मैं ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान के जो टूल्स हैं उसका दो तरफा उपयोग है। उसको आप चाहें तो वैज्ञानिक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए भी कर सकते हैं और उसके ठीक उल्टे अज्ञान को फैलाने के लिए भी करते हैं और कर रहे हैं लोग। उनके निहित स्वार्थ हैं। विज्ञान यही हमको सिखाता है कि आप सजग रहिए। कोई भी चीज जो आपसे पूछी जा रही है तो थोड़ा सा आप डीप जाइए उसके अंदर, और क्यों पूछा जा रहा है, इस सवाल का उत्तर क्या है, उसको गहराई तक खोजिए। तो जो आदमी सजग रहता है उसको ठगना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता कि उसको ठगा नहीं जा सकता, हो सकता है उससे बहुत होशियार कोई आदमी हो ठग ले, लेकिन ये है कि जब तक हम सजग रहेंगे तो हम जो है अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे और तमाम तरह की ठगी से बच सकेंगे। हमको अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हम कितने विवेकशील हैं और हमारे किसी काम से क्या हम इस दुनिया का अच्छा कर रहे हैं या इस दुनिया का बुरा कर रहे हैं। जब तक ये नैतिकता हमारे अंदर नहीं आती तो हमारे शिक्षा का मतलब नहीं है, हमारे ज्ञान और विज्ञान का भी मतलब नहीं है, यदि हमारे अंदर ये नैतिकता नहीं है कि मेरे कामों से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों का बेहतर होना चाहिए। इस दिशा में विज्ञान सभा काम कर रही है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, तर्कशील परिषद काम कर रही है और ऐसे भारत सरकार का विज्ञान प्रसार काम कर रहा है, डीएसटी के अंतर्गत है। तो तमाम सारी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो इस दिशा में कई सारे संगठनों में तो घोषणा भी करके रखी हुई है अंधविश्वास को लेकर के कि यदि कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि जादू टोना होता है, भूत प्रेत होते हैं या कोई भी अंधविश्वास है, यदि वो साबित कर दे तो उसको लाखों रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरह का एक घोषणा भी चलती है और ये तर्कशील संगठन के लोग ऐसा करते हैं जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस आए और जो ठगी होती है किसी भी वजह से समाज के बीच में, गरीब जनता के बीच में लोगों को ठगा जाता है और उनको गुमराह किया जाता है, इसके खिलाफ में कार्रवाई करने के हिसाब से ही मतलब इस तरह के इनाम भी घोषित किया वो संगठन काम करते हैं। विज्ञान सभा ने भी ऐसे कार्यक्रम यहाँ रायपुर और छत्तीसगढ़ के बहुत सारी जगहों पे किए हैं। अंगारों पे चलने का कार्यक्रम हमने किया, लोगों को बताया कि देखिए इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है कि हमारे पैर क्यों नहीं जलते जब हम अंगारों पे चलते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट पे ग्लिसरीन डालने से आग लग जाती है। वो एक बहुत सरल प्रयोग है जिसको लोगों को दिखाया जाता है, या इस तरह जो है विज्ञान सभा इसको आगे बढ़ाने। ये बात सही है कि इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो विचार और जो सोच उस काफी समय से इस काम की मांग करती है। तो हमको धैर्य रख करके, और सभी की जिम्मेदारी बनती है कि विज्ञान को लेकर के जो संविधान में क्लॉज दिया गया है कि हम वैज्ञानिक विचारधारा को प्रसारित करें, उसका काम करना चाहिए। तो जाते हुए सभी हमारे श्रोता हैं उन सबका मैं धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद करूंगा हमारे अतिथि डॉक्टर केवी बंसोड़े साहब का, और धन्यवाद करूंगा मैं विश्वास मेश्राम साहब का कि उन्होंने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।